वेरी गुड इवनिंग बच्चों। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्यूअल क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशनल एग्जाम्शंस के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे। देखिएगा कि एग्जाम्शन एग्जाम्प्टेड सर्विसेज के अंदर हमारे पास में और कौन सी सर्विसेज आती हैं। मैं बात कर रहा हूं होटल, इंस, गेस्ट हाउस एक्सेट्रा की बोर्डिंग एंड लॉजिंग पर्पस के लिए। ये एकदम सरल और बिल्कुल आसान सी एग्जाम्शन है कि अगर आप किसी भी होटल को, इन को या गेस्ट हाउस को बोर्डिंग एंड लॉजिंग पर्पस के लिए लेते हैं जिसका की रेंट 1,000 रुपए पर नाइट से कम होता है, 1,000 रुपए पर नाइट से कम होता है, तो ये क्या होता है सर? एग्जम्प्ट होता है। इसकी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, यानी कि 1,000 रुपए पर नाइट जो है वो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है। बेसिक क्राइटेरिया है, अगर इससे ज्यादा होगा तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे जब अमाउंट की बात कर रहा हूं 1,000 रुपए के अमाउंट की, तो ये 1,000 रुपए का अमाउंट है हमारे पास में वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग ऑल एमिनिटीज, यानी कि जितनी भी उसके अंदर फैसिलिटीज हैं। ठीक है जी, आपका कोई भी क्या नाम है, अगर फैसिलिटी आपको दी जा रही है एडिशनली, जैसे कि स्पा फैसिलिटी होती है या और चीजें होती हैं, ठीक है, और डिस्काउंट डिडक्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद जो अमाउंट आ रहा है ना, नेट अमाउंट, उसकी बात कर रहा हूं मैं। 1,000 ग्रॉस अमाउंट की बात नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए कि एक होटल ने आपको रूम रेंट, आपने होटल लिया रूम, उसका रूम रेंट जो था वो था मान लीजिए 400 रुपए एक नाइट का। उसने आपको स्पा फैसिलिटी दी, वो थी उसकी 100 रुपए की। उसने आपको स्विमिंग पूल पूल फैसिलिटी दी, वो थी 200 रुपए की। तो टोटल अमाउंट बनने के बाद में कितना अमाउंट आ रहा है? ये 700 रुपए, और इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट और दे दिया, 630 रुपए आ जाएगा। 630 रुपए एग्जाम्प्ट है, क्यों? क्योंकि ये 1,000 से ज्यादा है, 1,000 से कम है। अगर वहीं पे इसका रूम रेंट जो है वो होता 800 रुपए, तो आप यहां देख रहे हैं कि यहाँ पे 1,000 से वैल्यू ज्यादा जा रही है, 1,000 से वैल्यू ज्यादा जा रही है, तो 1,100 रुपए ये फुल्ली टैक्सेबल है। तो 1,000 रुपए का हमारा क्राइटेरिया है, और ऑफ कोर्स इसके अंदर डिस्काउंट वगैरह डिडक्ट भी कर लेंगे आप, तो भी अगर अमाउंट जो है वो 1,000 से कम का है तो ये एग्जाम सर्विसेज के अंदर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, रेंटिंग सर सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिएगा। सर मतलब डिस्काउंट लेस करने के बाद अगर वो 1000 से नीचे जाता है तो एग्जाम्प्ट है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मान लीजिए अभी 1100 गया था और उस पे 10% डिस्काउंट हो गया। रूम था आपका 900 का, फैसिलिटीज थी, मान लीजिए आपकी 100 रुपए की और 200 रुपए की, तो ये 1,000 से ऊपर जा रहा है ना, 1,100 जा रहा है। हाँ सर। मान लीजिए आपका डिस्काउंट है 10% का, तो 110 रुपए हो गए। अब ये 990 हो गया, ये एग्जाम्प्ट है। ओके। ठीक है जी, ओके सर। क्योंकि 1,000 से कम है। सर सर, जैसे होटल्स में वैले होते हैं, वो जो आपकी कार पार्क करते हैं उनकी भी कॉस्ट क्या? में ऐड करेंगे। क्या? वो होटल्स के अंदर सर वैले होते हैं, वो जो आपकी कार पार्क करने जाते हैं, उनकी कॉस्ट भी ऐड करेंगे इसमें। जितनी भी वो फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसका कि कंबाइन बिल बन रहा है। ओके। चलिए अगली करते हैं। अगली है हमारे पास में रेंटिंग की सर्विसेज। पिछला वाला क्या था? रेंट ऑफ होटल, इन, ये सब चीजें बोर्डिंग लॉजिंग की, ये रेंटल फैसिलिटी है। बोलता है अगर रेंटल सर्विसेज आपको मिलती हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप अगर रेजिडेंशियल यूज के लिए लेते हैं तो वो एग्जम्प्ट है, अगर कमर्शियल यूज के लिए लेते हैं तो टैक्सेबल है। और
कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे लेते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए तो ये भी टैक्सेबल है। यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेंगे तो वो एग्जम्प्ट होगा, बाकी सारे केसेस में ये टैक्सेबल होगा। अब मुझसे कोई ये ना पूछ ले कि सर कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर हम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ले लें तो क्या होगा। पूछना है किसी को? ऐसा कभी नहीं होता कि भैया हम दुकान खरीद रहे हैं और उसके अंदर मकान बनाएंगे, या फिर अपनी फैक्ट्री हमें सोने के लिए रेंट पे दे दो। तो ऐसा होता नहीं है, होगा तो टैक्सेबल होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट सर्विस है हमारे पास में सर्विसेज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास में है सर। प्लेयर्स की सर्विसेज, कोच की सर्विसेज। प्लेयर समझते हो ना, जैसे विराट कोहली है, अगर अपनी सर्विस देता है किसको, ये बाद में देखते हैं। कोच जानते ही हो, टीम मैनेजर जानते हो, एम्पायर जानते हो, रेफरी जानते हो। इनकी सर्विसेज अगर दी जाती हैं किसी भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, ठीक है जी, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो ये सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, ये सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर कमेंटेटर की सर्विसेज दी जाती हैं, सेलेक्टर की सर्विसेज दी जाती हैं, क्यूरेटर, क्यूरेटर कौन होते हैं, जो मैदान का ख्याल रखते हैं जहां पे टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो अगर इनकी सर्विसेज दी जाती हैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, तो ये सर्विसेज क्या है सर, ये सर्विसेज टैक्सेबल है। बात समझ में आई? इन लोगों की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है अगर स्पोर्ट्स बॉडी को दी जाती हैं तो, और इन लोगों की सर्विसेज टैक्सेबल है अगर स्पोर्ट्स बॉडी को दी जाती हैं तो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए युवराज सिंह जो है वो अगर बीसीसीआई को या फिर आईपीएल को सर्विस देगा तो वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है। लेकिन अगर युवराज सिंह जो है वो किंग्स इलेवन पंजाब को अपनी सर्विसेज देता है तो वो टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब जो है ना, वो मेंबर है आईपीएल का, जो कि एक स्पोर्ट्स बॉडी है। ठीक है जी, किंग्स इलेवन पंजाब मेंबर है स्पोर्ट्स बॉडी का, तो मेंबर को सर्विसेज दी है तो टैक्सेबल है, अगर इसको दिए तो एग्जाम्प्ट है। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पे जो युवराज सिंह को आईपीएल की मैच फी दी जाएगी ना, दैट इज एग्जाम्प्ट। लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब जो भी युवराज सिंह को देगा उस कंसीडरेशन के ऊपर टैक्स लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये किंग्स इलेवन पंजाब जो है ना, ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, आईपीएल स्पोर्ट्स बॉडी है रिकॉग्नाइज वाली। अच्छा जी, तो ये तो हो गई इनकी सर्विसेज और इनकी सर्विसेज की बात, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट की। अब अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अपनी सर्विसेज देती है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, तो वो एग्जम्प्ट है। सर ये क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है, बीसीसीआई फुटबॉल फेडरेशन क्लब को किसी तरीके का कोई भी सर्विस देता है, अपने ग्राउंड देता है या कोई कोई भी चीज देता है, या फिर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज देता है, तो वो एग्जम्प्ट है। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज कैसे देगा? मान लो जी, फुटबॉल फेडरेशन जो है, फुटबॉल फेडरेशन जो है वो काफी गरीब है, उसके पास में पैसा नहीं है। बीसीसीआई के पास में तो बहुत पैसा है, तो इसके इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए ये इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज क्या है जी, एग्जम्प्ट है। अगर स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज देती है तो वो एग्जम्प्ट होती है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी को कुछ पूछना तो सर पूछ सकते जी। सर इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था वो एक बार स्क्रीन पर दिखा नींद खुल दीजिए, गई आपकी? स्क्रीनशॉट लेना। हाँ सर, सोने का थोड़ा टाइम है। हाँ सर, तो मैं तो पहले पूछ रहा था तुमसे, तुम जवाब ही नहीं दे रही थी। सर मैंने भी तो आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। कब? सर मैसेज पे। अच्छा, बदला? यस सर। दुष्ट प्राणी। मैं तो बिजी था, शायद चला रहा था मैं गाड़ी,
लेकिन ये क्या बात हुई? सर लेकिन मजा आया। अच्छा चलो इधर देखो जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जो बसें तुम्हारे को लेकर के जाती हैं या जिस तरीके से तुम जाते हो, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी की सर्विसेज की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो आप एज अ पैसेंजर, एज अ ह्यूमन बीइंग कहीं पे जाते हो और एयरवेज से जाते हो, अगर ध्यान देना जरा मेरी बात पे, अगर आप एयरवेज से जाते हो, ठीक है जी, तो एयरवेज के लिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर जाते हो, जाना और आना, डिपार्चर और अराइवल दोनों, किसमें? जो हमारे वो 7 सिस्टर है ना, उनकी बात कर रहा हूं, प्लस सिक्किम प्लस बागाडोरा। अगर आप टिकट लेकर के यहां से, दिल्ली से सिक्किम जाते हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाते हो, या फिर बागाडोरा में जाते हो, तो आपकी टिकट के पैसे जो हैं वो एग्जम्प्ट हैं। लेकिन उसकी टिकट के, उस टिकट के अंदर सिर्फ एयर फेयर, देखो हमारी टिकट कैसे बनती है, एक तो होता है एयर फेयर और एक होता है हमारा बैगेज, ठीक है जी, और कुछ अटरम सटरम सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, मान लो फूड फैसिलिटी हो सकती है, तो ये दोनों टैक्सेबल होंगी। एयर फेयर जो होगा ना ये एग्जाम्प्ट होगा। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर अगर आप जा रहे हो या वहां से आ रहे हो, या फिर सिक्किम में या फिर बागाडोरा में, ठीक है जी, याद रहेगा। सिर्फ एयर फेयर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, तो बाकी सर्विसेज टैक्सेबल हैं। अच्छा, और सुनो जी, अगर आप एयरवेज से जाते हो कहीं पे भी, और जैसे दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से कर्नाटका, या कर्नाटका से दिल्ली आते हो, या कहीं भी जाते हो, तो वो क्या है? टैक्सेबल है। वो क्या है? टैक्सेबल है। ऊपर वाले एग्जाम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, अदर्स वाले टैक्सेबल है, ठीक है। सर अच्छा, अब और सुनो, ये दोनों तो हमने सुन लिए। वाइबिलिटी गैप फंडिंग अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। भाई साहब, हमारा दिल्ली है, हम दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली है ना काफी संपन्न एरिया है, अगर हम बात करें एयरपोर्ट के लिए, ठीक है ना। 2 एयरपोर्ट है यहाँ पे मेन, एक इंदिरा गांधी, एक मेरे ख्याल में पालम एयरपोर्ट। अच्छा खैर, तो दिल्ली में एयरपोर्ट है, तो दिल्ली से है ना बाकी जगहों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन एक एरिया है गोरखपुर, गोरखपुर में ना एक भी एयरपोर्ट नहीं है। तो सरकार ने क्या सोचा कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाए, ताकि इस शहर को भी कनेक्ट किया जा सके देश के बाकी हिस्सों के साथ। यानी कि ऐसा नहीं है वहां सड़कें नहीं है, कनेक्शन नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट्स मतलब फैसिलिटी वहां दी जाए, ताकि दिल्ली से उड़ने वाला जहाज भी गोरखपुर में उतर सके। अच्छा ठीक है, तो ये कौन सी स्कीम थी? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। अच्छा, ये हमारी सर्विस नहीं है, हम इस सर्विस की बात नहीं कर रहे कि एयरपोर्ट सर्विसेज। तो ना गोरखपुर के अंदर हमने एयरपोर्ट बनाया। अच्छा, अब एयरपोर्ट बन गया, अब एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया, और दिल्ली से फ्लाइट गोरखपुर के पास जाने लगी। लेकिन जो गोरखपुर में जाने वाले लोग थे, अब तुम्हें क्या लगता है गोरखपुर एयरपोर्ट को सबसे ज्यादा कौन यूज करेगा? दिल्ली में रहने वाले लोग, जयपुर में रहने वाले लोग, या गोरखपुर में रहने वाले लोग? गोरखपुर में रहने वाले लोग। तो अब क्या होगा? अब ये लोगों की ना फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो कहते हैं कि सर यहाँ पे टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी हैं, एयर फ्रेट बहुत महंगे हैं, हम तो ना 10,000 नहीं दे सकते, 7,000 से ज्यादा दे ही नहीं सकते। जबकि जो
एयर कंपनीज हैं जिनके की हवाई जहाज हैं, वो कहती हैं कि सर हम तो 10,000 रुपए से कम फ्रेट ले नहीं सकते। तो ये कंपनी है और ये कौन है, ये कस्टमर है। तो कस्टमर कहता है कि सर मैं 7,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, कंपनी कहती है मैं 10,000 से कम में ले नहीं सकती, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। अब सोचो ऐसे में एयर कंपनी जो है, जो हमारे पास जिसके हवाई जहाज हैं, वो तो कह सकती है ठीक है यहां से अपने फ्लाइट हटा लो और दूसरी जगह पे लगा दो, उनको कोई नुकसान नहीं होगा कि यहाँ के लोग हमारे को पैसा ही नहीं दे रहे, तो यहां से अपने एरोप्लेन उठा करके दूसरी सिटीज में लगा लो। लेकिन सरकार ने वहां पे जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर एयरपोर्ट बनाया था, उसकी सर्विसेज तो खराब हो गई ना, उसका काम तो पूरा नहीं हुआ। तो सरकार ने क्या बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, हम ना आपको इसका डिफरेंस, किसको, एयर कंपनी को, ये 3,000 जो है ना, ये हम आपको इसका डिफरेंस जो है वो पे कर देंगे। कब तक, जब तक ये एरिया डेवलप नहीं हो जाता। ठीक है जी, तो 3,000 तक पर पर्सन हम आपको पे ऑफ कर दिया करेंगे। तो ये सर्विसेज किसकी हैं, वाइबिलिटी गैप फंडिंग। वाइबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या है, 10,000 और 7,000 रुपए का डिफरेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, किसको, एयर कंपनी को, उसकी जो सर्विसेज हैं वो क्या है, एग्जम्प्ट है। तो ये बात समझ में आई कि वाइबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या है, किस तरीके की सर्विस है ये, बोलो बोलो। तो यानी ये 3,000 रुपये टैक्सेबल नहीं है? 3,000 रुपए टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्ट है। ओके सर। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर पैसेंजर्स एयरवेज से यात्रा कर और रेलवे से यात्रा कर रहे हैं और उनकी टिकट फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, सॉरी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टियर की है या फर्स्ट क्लास की है, तो जो उनके पास में एयर कंडीशन फैसिलिटी है ना, ये वाली फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टियर में, ये टैक्सेबल है। यानी कि रेलवे से अगर आप सफर कर रहे हो, एसी वाली टिकट ली हुई है आपने रिजर्वेशन के अंदर, टैक्सेबल है। एसी के अलावा अगर कोई टिकट है आपकी तो वो एग्जम्प्ट है। अगर आप मेट्रो से, ट्रामवे से, मोनो रेल से अगर आप जा रहे हो तो वो भी एग्जम्प्ट है। तो रेलवेज की ये कहानी है। रेलवेज में टैक्सेबल क्या है, रेलवेज में टैक्सेबल है बस एयर कंडीशन टिकट्स, बस, बाकी सब एग्जम्प्ट है। ओके, अच्छा यस जी, सर। आगे चलते हैं। अगर आप यात्रा करते हैं वाटरवेज से, अब वाटरवेज दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं इनलैंड वाटरवेज और एक होते हैं इंडियन ओशन। इनलैंड वाटरवेज का क्या मतलब होता है कि सर देश के अंदर नदियां बह रही हैं, वैसे आजकल तो ऐसा है नहीं, तो हमने क्या सोचा था कि वाराणसी से बिहार तक नौका विहार चलाएंगे। नौका विहार चलाएंगे का मतलब क्या है कि लोगों को आने जाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन देंगे बाय वे ऑफ बोट्स, शिप्स। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जिस नदी में हमें नाव तैरानी थी वो पानी नहीं है वहां पे इतना। अच्छा खैर, तो हम क्या कहते हैं, इनलैंड वाटरवेज की सर्विसेज एग्जम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज की सर्विसेज क्या है, एग्जम्प्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं विद इन द कंट्री, अपने इंडिया के अंदर शिप्स चला रहा हूं तो उसकी जितनी भी सर्विसेज है एग्जम्प्ट है। इंडियन ओशन के अंदर अगर अपनी शिप लेकर के जा रहा हूं तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से कहती है, कहता है देखो जी, अगर इंडियन ओशन के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह शिप को यूज कर रहे हो, जिसका की पर्पस, मेन पर्पस टूरिज्म नहीं है, अदर देन मेनली फॉर टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म नहीं है, काम से जा रहे हो, देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि पहले तो ये पर्सनल याच नहीं है, नंबर 1, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, नंबर 1, नंबर 2, और इसका जो
मेन मोटिव है वो टूरिज्म नहीं है, यानी कि घूमने फिरने नहीं आए हो, काम से आए हो, आप काम कर रहे हो, ठीक है जी, तो ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर टूरिज्म पर्पस हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंडर, तो ये क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा। कोई शक? बोलो जी। चलें आगे। यस। सर ये वाला एक बार और बता दीजिए। मैंने बोला कि इनलैंड वाटरवेज एग्जाम्प्ट है, लेकिन इंडियन ओशन का अगर हम सहारा ले रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जिसमें कि टूरिज्म नहीं है, यानी कि पर्यटक बन के नहीं घूम रहे हम, आप आए हो इंडियन ओशन में, आपने शिप की टिकट ली है, क्यों? क्योंकि आप मुंबई बीच से आपने टिकट ली है और कन्याकुमारी जा रहे हो, काम से जा रहे हो, किसी टूरिस्ट नहीं हो आप इंडिया में, ठीक है जी। तो अगर टूरिज्म पर्पस नहीं है तो क्या होगा सर, एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अगर टूरिस्ट पर्पस है, टूरिस्ट को हम जीएसटी नहीं दे रहे, क्या नाम है, टूरिस्ट से हम जीएसटी ले रहे हैं, एग्जम्पशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे सर, क्योंकि उनके पास में पैसा है, वो अगर घूमने फिरने के लिए पैसा उड़ाना चाहते हैं तो ठीक है, फिर हमारा टैक्स भी दे दें, ठीक है। तो टूरिस्ट पर्पस टैक्सेबल है। अच्छा जी, अब रोड की कहानी जरा ध्यान से सुनना। रोड की कहानी, अगर आप यात्रा कर रहे हैं एज अ पैसेंजर रोडवेज से अंडर स्टेज कैरेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अब ये क्या होता है सर? होता है, तुमने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तुमने यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए एक बस की, ठीक है जी, जो कि बीच में ना रुकती थी स्टॉप्स पे। तो ये क्या है? स्टेज कैरेज है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये क्या है? स्टेज कैरेज है। और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तुमने बस की, आज मेरी शादी है, ये मेरे घर से निकलेगी और जहां पे मंडप सजा हुआ है वहां जाके रुकेगी। ऑफ कोर्स बीच में कोई ना कोई होटल वगैरह पे एक दो वॉशरूम वगैरह के लिए स्टॉपेज ले लेगी, बट दैट डजंट मीन के वो जो है स्टेज कैरेज बन रही है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉपेज हमारी वजह से, वहां से पैसेंजर नहीं लिए जा रहे। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया कि ये स्टेज कैरेज क्या होता है, जो आप अपनी सिटी के अंदर देखते हो डीटीसी की बसेस चलती हैं, दैट इज नोन एज स्टेज कैरेज। और उसी डीटीसी की बस को अगर आप वेडिंग पर्पस के लिए कॉन्ट्रेक्चुअली बाय कर लें तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बन जाएगा। ओके, अच्छा चलो अब देखते हैं आगे। कहते जी अगर आप रोडवेज से यात्रा कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या स्टेज कैरेज के अंडर यात्रा कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर आपने नॉन एसी और नॉन टूरिस्ट आपका पर्पस है, आपने जो बस की टिकट ली है या व्हीकल की टिकट ली है वो नॉन एसी है, और आप नॉन टूरिस्ट पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आपने एसी क्लास में सफर किया है तो ये टैक्सेबल है, और अगर टूरिस्ट पर्पस के लिए किया है तो भी टैक्सेबल। बात समझ में आई? यहां से आप निकले और दिल्ली दर्शन कर रहे हो, टूरिस्ट पर्पस है, टूरिस्ट पर्पस है, टैक्सेबल है। एसी क्लास बस ली हुई है आपने, फुल्ली लग्जरी, ठीक है जी, ओके, तो ये क्या है? टैक्सेबल। ये इस तरीके से होता है। अच्छा, और सुनो, और सुनो, तुमने मीटर्ड कैब्स देखी होंगी, मीटर कैब्स देखी हैं? वो येलो और ब्लैक वाली टैक्सी चलती थी पहले, आज भी चलती हैं कई जगहों पे, दैट इज नोन एज मीटर्ड कैब। ऑटो रिक्शा देखे हैं, ई रिक्शा देखे हैं, अगर आप इनसे सफर करते हो रोडवेज में तो इनकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। हाँ, लेकिन अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ये सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि ओला, उबर, मेरू कैब,
ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं ये, ठीक है जी, तो इनकी सर्विसेज टैक्सेबल है। इसके अलावा अगर आप मजे के लिए एलिफेंट या कैमल राइड कर रहे हो तो ये टैक्सेबल है। बोलो जी, रोडवेज में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलें फिर आगे। नो सर। देखो बिल्कुल ऐसे डायग्रामेटिकली यस लिखा हुआ है, आपको दिक्कत ना आए अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता लंबा लंबा स्टेटमेंट फॉर्म में, तो फिर आपको शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ना चाहिए आपको इनको मेरे हिसाब से। अच्छा जी, अभी बात हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, अब मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पढ़ना है हमें जी। तो सबसे पहले एयरवेज की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर आप करवाते हैं एयरवेज से तो वो टैक्सेबल है। रेलवे से, रेलवे से अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है तो अदर देन फोरम एग्जाम, अदर देन फोरम टैक्सेबल है। फोरम की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। अब ये फोरम क्या होता है सर? फोरम का मतलब है जी, एफ स्टैंड फॉर फूड एंड ग्रेन इंक्लूडिंग राइस, फ्लोर्स, मिल्क एंड साल्ट। यानी कि अगर एयरवेज से फूड ग्रेन्स, राइस, फ्लोर यानी कि आटा, मिल्क या फिर नमक की सर्विस दी जाती है, इसको लाया ले जाया जाता है, तो वो क्या है? एग्जम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर अगर एयरवेज से लाए या ले जाए जाते हैं, एग्जम्प्ट है। रिलीफ मटेरियल एग्जम्प्ट है। रेलवे इक्विपमेंट अगर लाए जाते हैं, एग्जम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी वगैरह, एग्जम्प्ट है। मिलिट्री, डिफेंस या मैगजीन, मिलिट्री या डिफेंस और मैगजीन और न्यूज़पेपर, इनकी सर्विसेज बाय वे ऑफ एयर एग्जम्प्ट है। तो फोरम की सर्विसेज एग्जम्प्ट है, रिमेनिंग सारी सर्विसेज टैक्सेबल है इन केस ऑफ एयरवेज, ठीक है जी। और सुनो, सॉरी एयरवेज बोल रहा था मैं रेलवे मन में सोच रहा था रेलवे और बोल रहा था एयरवेज, दोबारा से बोलता हूं। एयरवेज की सर्विसेज टैक्सेबल है सारी, चाहे कोई भी हो, ठीक है जी, सारी की सारी टैक्सेबल है। और रेलवे की जो सर्विसेज है उसमें फोरम एग्जम्प्ट है और रिमेनिंग सर्विसेज टैक्सेबल है। फोरम की सर्विसेज ये सर्विसेज है जो कि रेलवे के केस में एग्जम्प्ट है। ओके, आप चाहें इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे चलें जी। वाटरवेज, अगर इनलैंड वाटरवेज से आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं, एग्जम्प्ट है। अगर अदर टाइप से यानी कि इंडियन ओशन का काम करके इंडियन ओशन से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज करते हैं, फोरम की सर्विसेज एग्जम्प्ट है, रिमेनिंग टैक्सेबल है, जस्ट लाइक रेलवे, ठीक है जी। इसके बाद आता है रोडवेज का नंबर। रोड से अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं
तो ध्यान से देखिएगा, कोरियर की सर्विसेज टैक्सेबल है। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विसेज लेते हैं तो फोरम की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा फोरम की सर्विसेज के अलावा अगर जीटीए आपको कोई सर्विसेज देता है, जीटीए का मतलब क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो वो ट्रक वाले होते हैं, तो वो अगर आपको फोरम की सर्विसेज के अलावा कोई सर्विसेज देते हैं तो हमें क्या देखना है, फ्रेट को देखना है, फेयर को देखना है। फेयर अगर विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट है तो सर्विस एग्जम्प्ट है, अगर फ्रेट प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है तो सर्विस टैक्सेबल है। अब ये प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है, बोला गया अगर आपने फुल ट्रक बुक किया है और आपका कैरेज 1500 रुपए से ज्यादा है सिंगल कैरेज में, यानी कि एक यात्रा के दौरान आपने क्या किया, आप यहां से निकले और यहां रुके और आपका जो फ्रेट है पूरा का पूरा ट्रक आपने ही बुक किया है, सारे के सारी फल सब्जियां उस पर आप ही की लदी हुई हैं, सिंगल कैरेज आपने जो की है बुक की है, तो अब अगर इसका जो है अमाउंट 1600 रुपए है तो ये सर्विस क्या होगी सर, टैक्सेबल होगी। अगर 1500 है सर एग्जम्प्ट होगी। क्राइटेरिया है। अच्छा, यदि आपने पार्ट ऑफ द ट्रक बुक किया है, इसका मतलब आपने जो ट्रक बुक किया है वो आधा आपका है या 1/3 आपका है या 1/4 आपका है, बाकी और लोगों का, और आपने सिंगल कंसाइनी के अंडर ये काम किया, तो फ्रेट कितना चेक करना है हमने, 750 पर कंसाइनी के हिसाब से 750, सिंगल कंसाइनी था, सिंगल कंसाइनी के हिसाब से 750 रुपए तक एग्जम्प्ट है, और अगर 750 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है, ये सर ये क्राइटेरिया सिंगल हमारे को कंसाइनी फॉलो से करना है। क्या मतलब है? मतलब पर पर्सन, जैसे कि मान लो मैंने आपके साथ मिलकर के ट्रक को बुक किया, मान लो ये यहां से, ये सब्जी मंडी से हम लोगों ने ना सब्जी खरीदी हम दोनों ने, और हमने ट्रक बुक किया, मेरा सामान यहां उतरना था और आपका सामान यहां उतरना था, तो ये पर पर्सन अगर 850 रुपए ले रहा है, मतलब आपसे 950 ले रहा है और मेरे से 850 ले रहा है, तो ये 750 से ज्यादा है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। और अब अगर मेरा टैक्सेबल है तो आपका तो जाहिर सी बात है टैक्सेबल होना ही होना है। ठीक है जी। ओके सर। हाँ, और अगर मेरा मान लो यहाँ पे 750 था तो मेरा एग्जाम्प्ट था और आपका टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि आपसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपके साथ मिलकर के ट्रक बुक किया है, यानी कि कहने का मतलब अकेला सिंगल कैरेज मैंने नहीं बुक की थी, हम दोनों ने मिलकर बुक की थी, ऐसे होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स था, आप चाहें इसको बना सकते हैं। जो बच्चा बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हो वो यहाँ पे पॉज कर सर दे। हाँ जी सर बोलिए। सर ये जो आपने कुरियर वाला दिखाया है, यहाँ इस साइड पे कुरियर और उस साइड पे अदर्स लिखा है, अदर्स का क्या मतलब है, इसमें क्या आएगा सर? अदर देन कोरियर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जो सर्विसेज दे रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी चीजें हम, सर एग्जाम्पल। देखो ना मैंने ये कहा पहले वाले में कोरियर, अगर आपकी कोरियर सर्विस है बाय वे ऑफ रोड जा रही है टैक्सेबल है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू आप फोरम की सर्विसेज दे रहे हैं एग्जाम्प्ट है। अदर्स के केस में क्या हो रहा है सर, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर आपका फ्रेट चल रहा है तो एग्जाम्प्ट है, अगर उससे ऊपर गया तो टैक्सेबल है। अब आपने जीटीए के अंदर भी काम नहीं किया, अदर्स के अंदर आपके पास में आ गया, वो आपने जो गुड्स है वो भेजी हैं मान लो रिक्शा से,
आप जीटीए की सर्विसेज नहीं ले रहे, ट्रक्स की नहीं ले रहे, आपने छोटी सी जगह के लिए ही मान लो रिक्शा किया है, ये पैसेंजर नहीं है ना, ये तो गुड्स है। तो आपने रिक्शा किया है, ऑटो रिक्शा किया है, ई रिक्शा किया है, और किसी तरीके से कोई काम किया है, यानी कि आप ना जीटीए के थ्रू जा रहे हो रोड में, आप जीटीए के थ्रू नहीं जा रहे हो, किसी और तरीके से जा रहे हो। ठीक है जी। तो अगर आपने किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा काम किया है जिसमें कि आप गुड्स ढो करके ले जा रहे हो अदर देन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, चाहे आप ऑटो रिक्शा में ले गए हैं, यानी कि कई बार क्या होता है ऐसी चीजों में भी हम पैसेंजर वगैरह के लिए भी जो होती हैं उसमें भी माल ढो करके ले जाते हैं, तो वो एग्जम्प्ट है सर्विसेज। इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अलावा जो है वो एग्जम्प्ट है। ओके सर। चलें आगे। जी सर। ये हमने पहले ही देख लिया था। अच्छा और सुनो जी, और सुनो, अब यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस हैं हमारे पास में। क्या कहती हैं हमारी क्लैरिफिकेशंस, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं सर, अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को के द्वारा, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, या फिर गवर्नमेंट हो, तो ये सर्विसेज क्या है सर, एग्जाम्प्ट है। जीटीए की सर्विसेज यानी कि ट्रक एजेंसी की सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को दी जा रही हैं। अब सर ये अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल कौन होते हैं? जिनका ट्रकों में माल आता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, या फिर गवर्नमेंट को जीटीए की सर्विसेज दी जाए, तो ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ये एग्जाम्प्ट है। अच्छा और सुनो जी, सर्विसेज ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरेज टू ऑपरेटर थ्रू आउट द इंडिया इज एग्जाम्प्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, जयपुर से कर्नाटका तक जाने के लिए आपको लाइसेंस लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये लाइसेंस कौन देता है जी? ये नेशनल परमिट कौन देता है आपको कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो? ये गवर्नमेंट देती है आपको नेशनल परमिट। तो नेशनल परमिट की सेवाओं के अंदर अगर आप जो है वो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ऐसी नेशनल परमिट की जो सर्विसेज हैं थ्रू आउट द इंडिया, वो क्या है सर, एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और सुनिए कि जीटीए अगर आपको, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर आपको कोई सर्विस देती है तो हम उसको क्या मानते हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज किस तरीके की सर्विसेज हैं, क्या समझते हैं आप? कि वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं बस? नहीं, वो क्या करती हैं, आपकी लोडिंग अनलोडिंग की सर्विसेज देती हैं, पैकिंग और अनपैकिंग की सर्विसेज देती हैं। आप जाते हैं अपना सामान लेकर के, आप घर से कुछ और पैकिंग करके गए, लेकिन उनको पता है कि नहीं सर ये पैकिंग नहीं चलेगी, आपकी पैकिंग हमारी तरफ से करवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका सामान जो है बहुत फ्रेजाइल नेचर का है आपका, तो इसको हम अपने हिसाब से पैक करेंगे ताकि ये टूटे फूटे नहीं। तो वो पैकिंग और अनपैकिंग की भी फैसिलिटी देते हैं कभी कभी। ठीक है जी। और कभी कभी वो क्या करते हैं, आपको टेम्परेरी वेयर हाउसिंग की सर्विसेज भी देते हैं। जैसे आप आज गए और कल आपका माल निकलना है, तो वो अपने गोदाम में रखवा देते हैं। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होती है ना, सिर्फ लाने और ले जाने का काम नहीं करती, और भी सर्विसेज देती हैं, सारी सर्विसेज जो कि एंसिलरी सर्विसेज हैं। एंसिलरी मतलब रिलेटेड टू उनकी सर्विसेज, उनकी सर्विसेज से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जो भी वो दे रही हैं इसको पूरा करने के लिए, वो सारी सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट के अंदर ही आती हैं, अगर किराया जो है वो जो हमारे पास में फ्रेट है वो विद इन नॉर्म्स है तो। अच्छा एक बात और सुनिएगा कि जीटीए की सर्विसेज जो हैं, जीटीए की सर्विसेज के लिए बोला गया है कि अगर आपको उसने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया, यानी कि आप यहां से आपने सामान भेजा वहां तक, तो ये कंसाइनमेंट नोट देता है ये ट्रांसपोर्टर आपको। ठीक है जी, जीटीए को कंसाइनमेंट नोट देना चाहिए
कि मैं क्या सामान लेके जा रहा हूं, कितना क्वांटिटी है इसके अंदर, किसका सामान है, कहाँ जाएगा, ये सारी चीजें कंसाइनमेंट नोट के अंदर लिखी हुई होती हैं। अगर कंसाइनमेंट नोट ना दिया जाए तो हम क्या कहते हैं कि जीटीए शुड इशू कंसाइनमेंट नोट, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज शेल नॉट बी एग्जाम। यानी कि अगर एग्जामिशन चाहिए तो कंसाइनमेंट नोट जरूर लीजिए, अदरवाइज हम एग्जामिशन नहीं दे पाएंगे, टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, तो ये नोट्स हैं, इनको भी आप अपने पास जरूर लिखिएगा। सर ये सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। हाँ जी, नेशनल परमिट होता है ना, जैसे आपका जो सामान है इस जगह से इस जगह पे ले जाया जाएगा, जयपुर से कर्नाटका ले जाया जाएगा, तो इसके लिए आपको नेशनल परमिट चाहिए होता है, ये गवर्नमेंट देती है। जैसे कि आपका लाइसेंस वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही नेशनल परमिट होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लाने ले जाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो नेशनल सर्विसेज की जो नेशनल परमिट की जो सर्विसेज हैं वो एग्जम्प्ट है, जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। ओके सर। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट बताना। फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने बोला, जैसे मान लो आप एक दुकानदार थे, एक अनरजिस्टर्ड डीलर, प्लीज। और आपने आटा दाल चावल बुक किया हुआ था। अब जीटीए का ट्रक, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ट्रक आपके पास में आया, तो आप एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल को दियो या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दियो या फिर गवर्नमेंट को सर्विसेज दी हो जीटीए ने ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो क्या होंगी सर, एग्जम्प्ट ही होंगी। ठीक है सर। और सर ये जो आपने ऊपर पॉइंट बताया था थर्ड पॉइंट, इसके अंदर जो पैकिंग वैकिंग वाली जितनी भी है ये सारी लिमिट के अंदर आएंगी तभी एग्जाम्प्ट होंगी ना? हाँ जी, वो वैसे लेते तो आपसे माल ढोने का किराया है, किराए के नाम पे लेते हैं, लेकिन उसके अंदर ये सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। सुनिए जी, ये सर्विसेज है हायर पे देने की। हायर पे देने की का क्या मतलब है कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं मिस्टर एक्स आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इंडिविजुअल को या किसी और को, तो ये हायर पे लेने की सर्विस नहीं है, हायर पे देने की सर्विस है। यानी कि मेरा काम है कि मैं आपको ये चीजें रेंट पे देता हूं, सर्विस प्रोवाइडर हूं मैं। अच्छा सर, ठीक है, तो सुनिएगा कि अगर सर्विस दी जाती है, किराए की सर्विसेज दी जाती हैं, किस चीज के लिए और किसको, नंबर वन, टू ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ए मोटर कार व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, अभी तुम्हें याद नहीं है, लेकिन जब तुम बहुत छोटे रहे होगे ना, तो दिल्ली के अंदर एक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर अंडर डीटीसी के अंडर अंडरटेकिंग सर्विसेज चलती थी। कैसे चलती थी, उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था सर कि एक पब्लिक ऑपरेटर होता था, पब्लिक ऑपरेटर होता था, ठीक है, उसकी बस होती थी। ऑफ कोर्स इस बस की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो मोर देन 12 पैसेंजर होती होगी, ठीक है जी, तो बस है तो 12 पैसेंजर से ज्यादा है। तो ये सर्विस दे रहा था, किसको सर्विस दे रहा था ये किसको सर्विस दे रहा था, रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा था। किसको दे रहा था जी, एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, जिसका की नाम था डीटीसी। यानी कि डीटीसी के पास में ना बसेस नहीं थी, उसने प्राइवेट ऑपरेटर से या पब्लिक ऑपरेटर से, ठीक है जी, क्या किया, बसेस मांगी कि सर हम आपकी बसेस चलाएंगे, आप हमें रेंट पे दे दो। तो अगर किसी पर्सन ने, मतलब मान लो आपके पास में कुछ बसेस हैं जिसकी की सीटिंग कैपेसिटी पैसेंजर वाइज 12 पैसेंजर से ज्यादा है, और आपने किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग क्या हो सकता है, जैसे मुंबई में बेस्ट की बसेस चलती हैं, दिल्ली में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस चलती हैं, अगर उनको बसेस प्रोवाइड की हैं
अगर उनको बसेस प्रोवाइड की हैं जिसकी की सीटिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा है, तो ऐसी सर्विस क्या है सर, एग्जाम्प्ट है। रेंट की सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना, पैसेंजर की सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो हाँ बोलो, वरना ना बोलो। बोलो। रेंट पे देने की, बस रेंट पे दी डीटीसी को, मिस्टर एक्स ने। बस को बस क्यों बोला? क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी जो है ना, वो 12 पैसेंजर से ज्यादा है। तो ये रेंट पे जो दी है, ये सर्विस एग्जाम्प्ट है, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। बोलता है सेम इसी तरीके का ही है। अगर आपने किसी लोकल अथॉरिटी को, अब देखो वहां पे क्या था, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग, यहां क्या है सर, लोकल अथॉरिटी है। लोकल अथॉरिटी को अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर व्हीकल दिया है, ठीक है जी, रेंट पे, चढ़ान रेंट पे दिया है चलाने के लिए, कौन सा, ई व्हीकल, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसा रेंट भी, रेंटल सर्विसेज भी क्या है, हायर सर्विसेज क्या है, एग्जाम्प्ट है। हायर सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। तो चाहे आप नॉर्मल बस दो या फिर ई व्हीकल दो चलाने के लिए, ई व्हीकल लोकल अथॉरिटी को और बस स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। ठीक है, अच्छा, और क्या है सर, और बताइए, और क्या एग्जामिशन है? बोला गया अगर किसी ने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, टू ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बिजनेस था, अगर किसी ने प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया है, कोई ट्रक। भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आप बस थोड़ी दोगे, वो तो फिर सीटिंग कैपेसिटी हो जाएगी। सीटिंग कैपेसिटी वाली चीज माल ढोने के लिए थोड़ी ना यूज की जाती है। बसेस का भी माल ढोते हुए देखे हैं आपने? नहीं, बसेस में माल नहीं ढोया जाता। और वो मत बोलना कि सर हम तो अपना सामान बस में रख करके ले आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो माल ढो रहे हो तुम, पैसेंजर के लिए यूज हो रही होती है और साथ में आप अपना सामान लेके उसमें चले जाते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसी कभी कोई बस नहीं देखी होगी आपने जो, हाँ, आपदा के समय पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं, किसी पर्सन ने हायर पे दिए हैं अपने ट्रक, किसको, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। ठीक है जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, किस काम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। तो ऐसी सर्विस क्या है, ट्रक देने की ऐसी सर्विस जो है, वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। ओके, अब आओ जरा देखो इसको। अब हम पता गलती क्या कर देते हैं, हमें बस ये याद रह जाता है कि बस और ट्रक, किसको क्या दिया वो याद नहीं रहता। अब देखो एग्जाम्पल के वे में यहाँ पे क्या बोला गया, कहता है मिस्टर एक्स जो था उसके पास में एक ट्रक था, विच ही रेंटेड टू जीटीए सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यानी कि जिसका की काम था ये करने का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, टू जीटीए, यानी कि जीटीए दिया हमने, ट्रक दिया, जीटीए को ट्रक दिया, आर एग्जम्प्ट, आर एग्जम्प्ट, ठीक है जी, फ्रॉम टैक्स। अच्छा, हाउएवर, यद्यपि, अगर मिस्टर एक्स ने रेंट पे जो दिया होता, रेंट पे क्या दिया हुआ होता, रेंट पे दिया हुआ होता एक व्हीकल जो कि पैसेंजर कैरी करने के लिए था, तो वो टैक्सेबल हो जाता। किसको, टू जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अगर आप पैसेंजर वाला व्हीकल देंगे तो वो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये व्हीकल किसको देना चाहिए था आपको, ये देना चाहिए था आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, और अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है आपका तो लोकल अथॉरिटी को देना चाहिए था रेंट पे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, नोट कर सकते हैं। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा हो वो इसमें चेक कर ले। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस यस सर। सर। ओके जी, सर हाँ जी, सर अभी जो पिछला वाला एग्जांपल था
उसमें जो वो दिया गया है रेंट पर, वो ट्रक दिया गया है, तो वो हाँ, थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई तो कर रहा है। ऊपर वाले में यस सर। तो मैंने भी तो उसको एग्जाम फ्रॉम टैक्स ही लिखा है। सर नीचे लिखा है ना, इट विल बी टैक्सेबल। However, it will be taxable if a vehicle is designed to carry passenger। जीटीए को पैसेंजर वाली क्या नाम है वो बस, पैसेंजर ढोने वाली चीज क्या होती है? बस होते हैं, सीधी सी बात है। देखो इधर सुनो, एक बस है और ये बस पेट्रोल वाली है, डीजल वाली है या सीएनजी वाली है। तो ये आप किसको दो? ये आप दो स्टेज कैरेज अंडरटेकिंग को, स्टेट कैरेज अंडरटेकिंग को। ठीक है जी, तो एग्जाम्प्ट है। अगर ये बस ई बस है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, और ये आप दे रहे हो लोकल अथॉरिटी को, तो एग्जाम्प्ट है। अगर आप बस नहीं दे रहे, गुड्स कैरेज के लिए तो ट्रक यूज होते हैं ना, ट्रक दे रहे हो जीटीए को फॉर गुड्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ये भी एग्जाम्प्ट है। अगर आपने बस दे दी जीटीए को, तो बस तो जीटीए को थोड़ी ना देनी चाहिए थी, ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि बस जो है वो पैसेंजर के लिए थी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं थी। ओके सर। ये कहानी है। और इसके पीछे कारण ये है कि ये एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं सारी चीजें। अच्छा जी, सर्विसेज ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। सर्विसेज ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट क्या कहती है? आओ जी, पहले तो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होती है, ये ना काफी बड़ी सर्विस है। ठीक है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होती है? चैरिटेबल ट्रस्ट होती है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है, प्लस एंगेज्ड है इन चैरिटेबल एक्टिविटीज। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने खुद को तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह से रजिस्टर करा लिया और मैं बिजनेस खोल के बैठा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को चैरिटेबल एक्टिविटीज भी करनी है। अगर ऐसा होगा तो ये सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी। क्या एग्जम्प्ट होगा? आओ देख लेते हैं। सबसे पहली सर्विस, पब्लिक हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग की सर्विसेज अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन देता है, किसको? टर्मिनली इल पर्संस को। ये कौन होते हैं? जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है जी, किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं। मतलब टर्मिनली इल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि मेजरली बीमार होते हैं। ऐसा नहीं है जिनको सिर दर्द हो गई और फॉर द टाइम बीइंग हो गई और बाद में ठीक हो गई, तो उनको नहीं कहते। ठीक है जी, आगे चलें। आगे सुनो, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किसी पर्सन को सर्व कर रही है जो कि किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, जैसे ब्लाइंडनेस होता है, तो ये सर्विस भी एग्जम्प्ट है। तो डिसेबल पर्सन की अगर वो केयर एंड काउंसलिंग करते हैं तो वो क्या होता है सर? ऐसी सर्विसेज एग्जम्प्ट है। अगर इस चीज के लिए कोई कंसीडरेशन लिया जा रहा है, वैसे तो नहीं लिया जाता। अच्छा, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किसी पर्सन को कोई सर्विसेज दे रहा है और ये पर्सन ड्रग एडिक्ट है या अल्कोहल एडिक्ट है, जैसे होता है ना वो नशा छुड़वाएं नशा मुक्ति केंद्र, वो नशा मुक्ति केंद्र है ना, वो
पैसे लेके काम करते हैं, ऐसे नहीं होता। दवाइयों का और वहां रखने का जो खर्चा होता है ना, वो परिवार से लिया जाता है। लेकिन अगर ये काम कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर रही है तो उसकी सर्विसेज क्या होती है सर? एग्जम्प्ट होती है। अच्छा जी, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन केयर और काउंसलिंग कर रही है, किसकी? HIV अफेक्टेड पर्संस की, ठीक है जी, तो ये सर्विस भी एग्जम्प्ट है। इसके अलावा अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सर्विसेज दी हैं पब्लिक अवेयरनेस की, अभी ऊपर क्या था? ऊपर पब्लिक अवेयरनेस की सर्विसेज नहीं थी, ऊपर केयर एंड काउंसलिंग की सर्विसेज थी इन लोगों को। अब क्या मैं बोलने जा रहा हूं? अब केयर और काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अब अवेयरनेस बढ़ाने की बात कर रहा हूं। अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा रही है इन सभी कामों के लिए जो ऊपर जिसके लिए वो केयर और काउंसलिंग कर रही थी, तो वो सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है। यानी कि समझो बातों को, मैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हूं और मैं एक ड्रग एडिक्ट पर्सन को सर्विसेज दे रहा हूं, एग्जम्प्ट है। तो वो तो ड्रग एडिक्ट है ना, तो उसको सर्विसेज दे रहा हूं, एग्जम्प्ट है। लेकिन मैं पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ा रहा हूं, मैं लोगों को बता रहा हूं जो कि ड्रग एडिक्ट नहीं है, लेकिन ड्रग एडिक्ट ना होने के लिए मैं पब्लिक अवेयरनेस की सर्विसेज दे रहा हूं कि देखो भैया इसका हाल देखो क्या हो गया। जैसे वो मुकेश की एड आती थी, ठीक है ना, तो किसी भी सिनेमा हॉल में अगर आप जाते थे तो दैट इज नोन एज पब्लिक अवेयरनेस। तो इन लोगों का केयर और काउंसलिंग की सर्विसेज, या फिर इन लोगों के जैसी हालत ना हो जाए उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की सर्विसेज दे रहा हूं, वो भी एग्जम्प्ट है। ठीक है सर। और साथ ही एक और समस्या हमारे देश के अंदर है फैमिली प्लानिंग की। लोग बच्चे पैदा करते जाते हैं, तो ये भी एक मेजर इशू है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर मैं पब्लिक अवेयरनेस की सर्विसेज दे रहा हूं, किसको? पब्लिक को। पब्लिक अवेयरनेस कर रहा हूं मैं किससे रिगार्डिंग? किसके रिगार्डिंग? फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग, चाहे किसी भी तरीके से, तो वो भी क्या है? एग्जम्प्ट है। अगर मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हूं जो कि रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12AA और एंगेज हूं चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर। तो किसी को पहले वाली सर्विस के अंदर कोई किसी तरीके की दिक्कत, परेशानी, पीड़ा? छोटा छोटा लिखा हुआ बना करके। और सुनो जी, अभी तो थी क्या? केयर एंड काउंसलिंग की सर्विसेज और पब्लिक अवेयरनेस की सर्विसेज। अब क्या बोलूंगा? एडवांसमेंट की सर्विसेज अगर मैं दे रहा हूं आपको। अब सर ये एडवांसमेंट की सर्विसेज क्या होती हैं? अरे एडवांसमेंट की सर्विसेज किसी भी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये कौन सी सर्विसेज हैं? एडवांसमेंट की सर्विसेज किस किस क्षेत्र में मैं दे रहा हूं? मैं कौन हूं? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। किस चीज की सर्विसेज दे रहा हूं? एडवांसमेंट की सर्विसेज दे रहा हूं। किस टॉपिक पे रिलेटेड? नंबर वन रिलीजियन, स्पिरिचुअल या फिर योगा से रिलेटेड। देखो, लोग अगर धार्मिक बनेंगे, भगवान पे विश्वास करने वाले बनेंगे, योगा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, मानसिक तौर पे अच्छे रहेंगे। तो मैं एडवांसमेंट कर रहा हूं, बढ़ावा दे रहा हूं, ऐसी सर्विसेज दे रहा हूं। एक संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जियो और जीने दो। अगर आपने अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना हो, अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जियो और जीनो दो क्या करती है? पब्लिक पार्क्स वगैरह में जाकर के क्या करती है? कैंप लगाती है। लोगों कहती है सर सुबह उठ करके योगा करो। अब दिल्ली में केजरीवाल जी ने भी कहा था कि अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो 10 से ज्यादा हैं, तो हम आपको एक योगा टीचर दिया करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी कोई, जिनके की वो नेता ने बात बोली है, वो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये बात यहाँ पे नहीं होती। लेकिन हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने धर्म, स्पिरिचुअलिटी या फिर योगा को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम चलाया, तो इनके अंदर दी गई सर्विसेज एग्जाम सर्विसेज के अंदर आती। ठीक है सर।
और क्या सर्विसेज सर? अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने एजुकेशनल या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं तो उनकी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, लेकिन आम बंदे के लिए नहीं। किसके लिए, ये मैं बताने जा रहा हूं। अगर एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए गए हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा तो वो एग्जम्प्ट होंगे। अगर वो एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अबेंडेंड चिल्ड्रंस के लिए हैं, ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए हैं, होमलेस चिल्ड्रन के लिए हैं। इसका मतलब क्या है? ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता ने उनको त्याग दिया। ये वो बच्चे हैं ऑर्फन बच्चे जो कि जिनके की माता पिता गुजर गए, जो कि अनाथ हो गए। और होमलेस चिल्ड्रन कौन होते हैं? जिनके पास अपना घर नहीं होता। अब एक नालायक बच्चा एक क्लास के अंदर पता क्या कह रहा था? कहता अगर आपने अबंडेंट कह ही दिया है तो वो होमलेस तो हो गई। मैं कही ये कैसी बात हुई? मतलब जिसके माँ बाप नहीं है उसका घर भी छीन लो, या जिसका घर छीना हुआ उसके माँ बाप भी छीन लो। ऐसा थोड़ी होता है। तो हम क्या कहते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी हैं। अगर इन बच्चों के लिए एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा तो वो क्या है सर? एग्जम्प्ट है। ठीक है सर। एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर चलाए जाते हैं फिजिकली या मेंटली अब्यूज्ड पर्संस के लिए। अब ये कौन होते हैं जी? फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड पर्सन। जैसे कि फिजिकली अब्यूज्ड पर्सन जैसे कि रेप विक्टिम्स हो सकते हैं, मेंटली अब्यूज्ड पर्सन हो सकते हैं किसी भी तरीके से समाज ने जिनके दिमाग को आघात पहुंचाया हो, ऐसी कोई उनके साथ दुर्घटना हुई हो। ठीक है, उनके लिए अगर स्किल और एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं एग्जम्प्ट है। प्रिजनर्स के लिए अगर एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। प्रिजनर्स कौन है? जो कि जेल में कैदी वगैरह होते हैं। अगर आप लोगों को मालूम हो तो हमारे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर क्यों हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी? उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या है? आप लोगों को मालूम है? किरण बेदी। किरण बेदी जी। तो किरण बेदी जी ने ऐसा क्या किया था जिससे वो सुर्खियों में छाई रहती थी? उन्होंने प्रिजनर्स के लिए, कैदियों को कैदी ना देख करके क्या बोला था कि इनको समाज का एक हिस्सा मानो और इनके उत्थान के कार्यक्रम चलाओ। उत्थान के कार्यक्रम चलाओ यानी कि इनकी स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड इनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। तो प्रिजनर्स के लिए अगर उन्होंने कोई सर्विसेज दी हैं, किसने दी है? किसने दी है जी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने दी है? नहीं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने दी है, तो वो एग्जम्प्ट है। इसके अलावा अगर सिटीजन्स मोर देन हैविंग एज 65 ईयर्स के लिए, जैसे ओल्ड एज होम होते हैं ना, उसकी सर्विसेज अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने दी है तो वो सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है। ठीक, चलो जी। अब ये तो था एडवांसमेंट। अब है हमारे पास में प्रिजर्वेशन। पहले आपने क्या पढ़ा? केयर एंड काउंसलिंग। दूसरा आपने पढ़ा एडवांसमेंट की सर्विसेज। और तीसरा आपने क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, जिसके अंदर की वाइल्ड लाइफ भी इंक्लूड है। जिसके अंदर की वाइल्ड लाइफ भी इंक्लूड। हाँ जी, प्रिजर्वेशन की सर्विसेज। किसकी प्रिजर्वेशन? एनवायरमेंट की और वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन की सर्विसेज अगर देती है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो वो सर्विसेज क्या है? एग्जम्प्ट है। ठीक है जी, ओके। ये आप लोगों ने मेरे ख्याल में लिख लिया होगा। जो बच्चा बाद में देख रहा हो उसको यहाँ पे ये पूरा का पूरा है। ठीक है जी, आगे चले। अब और सुनो क्या लिखा है हमारे पास में। बोला गया है ग्रांट ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट टू ए पर्सन ऑफ चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट और सिमिलर मनी अर्निंग एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू चैरिटेबल वर्क mentioned above
वुड अट्रैक्ट टू जीएसटी। इसका मतलब समझे कि आपने किसी को एडवर्टाइजिंग के राइट दिए थे, ठीक है जी, ओके, जो कि पर्सन जो था, मतलब सोच करके देखो, ये एक पर्सन था, ये एक पर्सन था, इसने किसी पर्सन को एडवर्टीजमेंट के राइट दिए, और ये पर्सन क्या करता था? कौन था ये पर्सन? कौन था ये पर्सन? ये पर्सन था कोई भी ऐसा रिलीजियस ट्रस्ट या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कोई मेंबर था, ठीक है जी, कोई भी ऐसा पर्सन था, और वो आगे एडवर्टीजमेंट राइट देता है, तो इसको, और साथ में कंसीडरेशन भी लेता है इसके लिए, तो सर ये जो क्या नाम है अमाउंट है, ये चैरिटी नहीं माना जाता, और चैरिटी नहीं माना जाता तो इसके ऊपर टैक्स लग जाता है। सर मतलब जैसे ये कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ये कॉन्सर्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं फंड इकट्ठा करने के लिए, ये भी आएगा इसमें? नहीं बेटा, मैं तो यहाँ पे ना एडवर्टीजमेंट राइट की बात कर रहा हूँ, वो किसी भी चीज के हो सकते हैं। सर जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट खुद दे देता है अपने राइट्स किसी को। उसका मेंबर अगर दे दे दो। सर समझ नहीं आया, इसका एक और एग्जांपल दीजिए। एक सेकंड ठहरिए, मैं बताता हूँ, एक सेकंड ठहरिए। देखो ऐसा होता है, पहले तो ना इसको पढ़ो जरा, वर्ड टू वर्ड पढ़ो। ग्रांट ऑफ एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग राइट टू ए पर्सन ऑफ चैरिटेबल या फिर रिलीजियस ट्रस्ट और सिमिलर, या फिर ये रिलेटेड पर्सन है जी, सिमिलर मनी अर्निंग एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू ए चैरिटेबल वर्क। मतलब ध्यान से समझो कि हमने क्या बोला, एक पर्सन है, ये कौन है? ये मेंबर है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, और ये अपनी एडवर्टीजमेंट के राइट दे देता है, किसी को एडवर्टीजमेंट करने को बोलता है, कहता है आप ना एडवर्टीजमेंट करो और बदले में मेरे को क्या दे दो? मनी दे दो, यानी कि फॉर मनी, फॉर कंसीडरेशन ही इज सेंडिंग राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्या कि हमारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ये करती है, ये करती है, ये करती है, मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि ये पब्लिक फिगर बनना चाह रहा है। तो अगर वो कंसीडरेशन ले रहा है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये कोई चैरिटी नहीं कर रहा, और चैरिटी नहीं कर रहा तो एग्जम्प्ट नहीं है। याद है सबसे ऊपर मैंने क्या बोला था कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि एंगेज्ड हो चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर, और आपने अगर मनी इन्वॉल्व कर लिए बीच में तो फिर काहे की चैरिटी आप कर रहे हैं? बात समझ में आई? अच्छा सर, जैसे कोई बहुत बड़े, जैसे कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, उसके अंदर कई तरह के लोग होते हैं, तो अगर वो जाके यूं कहते हैं कि आप स्कूल में जाके पढ़ो, और वो उस चीज के एडवर्टाइज करने के लिए पैसे लेते हैं, तो वो इसके अंदर आएगा ना? हाँ बिल्कुल सर, चैरिटी खत्म हो गई ना बीच में से। जी सर। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर कोई अच्छा काम कर भी रहे हैं और उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मनी अर्न कर रहे हैं ना बीच में, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसी सर्विस के ऊपर, जो भी पेड सर्विसेज है, उनके ऊपर टैक्स लगेगा, सीधी सी बात। ओके। अच्छा, अब ये देखो इधर कुछ चीजें, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सर्विसेज दी हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, देखिएगा, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने योगा को अरेंज करने के लिए या फिर मेडिटेशन के लिए कोई कैंप्स लगाए हैं, तो वो सर्विसेज क्या है सर? एग्जाम्प्ट है। अगर उन्होंने आपको कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिए हैं योगा या मेडिटेशन के लिए, वो आपके घर पे आए हैं ट्रेनिंग देने के लिए,
वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। लेकिन चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए बीच में, चार्जेस ना ले रहे हो वो आपसे। अगर वो आपको आपके लिए नहीं सिखा रहे, ट्रेनिंग दे रहे हैं आर्ट्स की, पेंटिंग बनाना सिखा रहे हैं, स्कल्पचर्स बनाना सिखा रहे हैं, या फिर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं स्पोर्ट्स की, कोई भी स्पोर्ट्स हो, या फिर वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कल्चर की, जैसे कि डांस या फिर म्यूजिक, तो ऐसी सर्विसेज क्या है, एग्जाम्प्ट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। और सुनो, और इन दोनों को जरा ध्यान से सुनना। अगर कोई किसी भी तरीके की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, अगर मान लो, और रिलीजियस यात्रा करवाती है या फिर पिलग्रिमेज करवाती है, तो ये टैक्सेबल है। जी हाँ, ये टैक्सेबल है। रिलीजियस यात्रा या पिलग्रिमेज, जैसे हज यात्रा वगैरह होती है। खैर, हज यात्रा को यहां पे मैं नहीं लूंगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर कोई ऐसी सर्विस देती है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वो टैक्सेबल है। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत है, ऊपर तो आप इसके क्या नाम है बढ़ाने की बात कर रहे थे। ऊपर आप क्या कह रहे थे कि रिलीजियस पर्पस को बढ़ावा देने के लिए एडवांसमेंट की जरूरत है, रिलीजन की और स्पिरिचुअलिटी की, और यहां पे आप उसी चीज को टैक्सेबल कर रहे हैं। हाँ सर, कर रहे हैं टैक्सेबल, क्योंकि हमने किसी और तरीके से इसको एग्जम्प्ट किया हुआ है। कैसे एग्जम्प्ट किया हुआ है, रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो ये एग्जम्प्ट है, बशर्ते ये बायलेटरल अरेंजमेंट्स के अंदर हो। बायलेटरल अरेंजमेंट्स का मतलब पता है क्या होता है, जैसे हज कमेटी होती है, हज यात्रा के अंदर दो मुल्क शामिल हैं, एक तो इंडिया और एक दूसरा भी कंट्री है, और एक हमारे पास में होती है मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा, इसके अंदर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, ये करवाती है कुमाऊं मंडल एंड विकास निगम। इसके अंदर दो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं मानसरोवर यात्रा के अंदर, एक तो इंडिया और एक चाइना। तो बायलेटरल अरेंजमेंट के अंदर जब गवर्नमेंट कोई रिलीजियस या पिलग्रिमेज फैसिलिटी देती है, तो वो क्या होती है सर, एग्जम्प्ट होती है। लेकिन अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ये करवाएगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? सर ये दोबारा बोलना जो भी आपने देखो सर, दो ही चीजें हैं, हज यात्राएं दो ही तरह की होती हैं। हज यात्रा कह रहा हूं, हमारी ये जो धार्मिक यात्राएं होती है ना, केवल दो ही तरीके की हैं, जिसके अंदर की दो कंट्री इन्वॉल्व होते हैं। मेरे को सिर्फ आप ये बता दो, मक्का मदीना कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है? यूएई। यूएई। सऊदी तो अरब। एक है इंडिया और एक है यूएई, दो कंट्रीज है ना। ये दोनों कंट्री अरेंजमेंट करते हैं मिल करके, तब हज यात्रा होती है। ठीक है जी। और इंडिया और चाइना, ये दोनों अरेंजमेंट करते हैं, तब मानसरोवर यात्रा होती है। ये दोनों यात्राएं जो है ना, एग्जम्प्ट हैं, क्योंकि यहां पे बायलेटरल कंट्री अरेंजमेंट कर रहे हैं। बाकी सारी जितनी भी यात्राएं हैं वो टैक्सेबल है सर। ओके सर। और ये गवर्नमेंट अरेंज करके देती है सर, कोई और नहीं अरेंज करके देता, इसलिए एग्जम्प्ट है। बाकी सारी यात्राएं जो हैं वो टैक्सेबल हैं। अच्छा सर, आपने ऊपर कहा कि ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो काम कराए, तो ये सारे अगर आपके, तो अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते सिर्फ तभी इसमें कंसीडर होंगे। तो सर मैंने ऐसे कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन देखे हैं जो जैसे वो क्रायोपैथी नहीं कराते सर, तो वो नॉमिनल फीस पे कराते, क्या उसे भी कंसीडर करेंगे फिर? बेटा एक बार ये अपना डाउट फिर पूछना। सर जैसे आपने कहा कि अगर जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं अगर वो चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कराए, तो वो कंसीडर की जाती है इवन फीस। देन इट पर इज अगर मैं, टैक्सेबल। अगर वो यात्राएं करवा रहे हैं, इवन देन इट इज टैक्सेबल, क्योंकि ये फैसिलिटी हमने ओके किसी और को छोड़ी हुई है एग्जाम्प्ट करने की। ठीक है सर। अच्छा, अगर, सर वो ये नहीं पूछ रहा था, हाँ क्या? सर सर वो वो ये क्लियर पूछ हो रहा गया था जो दूसरा जैसे डाउट कि था। कुछ जगह, हाँ सर मेरा डाउट है, कुछ जगह जैसे हॉस्पिटल्स में ना
जो दवाई वगैरह मिलती है तो वो कम पैसों पे मिलती है, या फिर कोई ऑपरेशन वगैरह कराना होता है तो वो कम पैसों पे हो जाता है, तो हम्म वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन देता है बाकी के पैसे। तो हम्म। क्या वो भी वही उसमें आएगा? मैंने तो अभी यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको पढ़ाई नहीं। देखो पूरे में कहीं पे भी आप हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर, हाँ नहीं ऊपर लिखा है पब्लिक हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग, इसके अंदर कहीं पे भी आप कम दामों पे दवाइयां या कम दामों पे ऑपरेशन जो है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि टर्मिनेटेड इल नहीं था या फिर जो सीवियर डिसेबिलिटी से नहीं था, उसके अलावा आपके और मेरे जैसे बंदे के लिए आया कहीं? सर मैं इन लोगों के लिए ही पूछ रही हूँ, देखो जैसे बेटा, कि कुछ। देखो बेटा, अगर अगर कुछ कंसीडरेशन ली जाती है और वो नॉमिनल चार्जेस हैं तो वहां तक तो एग्जम्प्ट रहता है। ओके सर। ये चीज है। अच्छा, और सुनो जी आगे, हॉस्टल एकोमोडेशन देते हैं कभी कभी, जैसे आप धर्मशाला वगैरह ले लेते हैं ना किराए पे। किराया क्या होता है, वो हॉस्टल फैसिलिटी होती है, तो ये टैक्सेबल होती है। फिटनेस कैंप या फिर एरोबिक्स क्लासेस की फैसिलिटी अगर देते हैं तो वो टैक्सेबल है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर दे रहे हैं। रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं और रिलीजियस पूजा होती हैं, जैसे कि रिलीजियस सेरेमनी मनाई जाती है ना, जैसे आपका वो क्या नाम है, नगर कीर्तन होता है गुरु नानक देव के बर्थडे पे, और हनुमान जयंती पे किसी मंदिर की ऑर्गेनाइजेशन ने कोई शोभा यात्रा निकाली। इस तरीके से रिलीजियस सेरेमनीज जो मनाती हैं, ऐसी सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती हैं तो वो एग्जम्प्ट होती है, अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऐसी सर्विसेज देता है। ठीक है जी, ये सारी सर्विसेज हैं, इसको आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो लिख लिया आप लोगों ने। अब आगे देखिएगा, रेंटिंग की सर्विसेज बाय रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सर ये रेंट पे भी देते हैं देखिए, बिल्डिंग? हाँ बीच बिल्कुल में तो देते हैं। दो लाइनें ये भी, भाई हाँ बीच जी, में दो लाइनें आ रही है, ये भी बता दो। क्या क्या? ये जो बीच में लाइन आ रही है, सर्विस प्रोवाइडेड टू अच्छा, चैरिटेबल ये इंस्टीट्यूशन। बोलना भूल गया मैं इनके बारे। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट इज टैक्सेबल, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर एग्जम्प्ट। देखो मैं समझाता हूं इस चीज को। सर आप ना एक इंजीनियर थे, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था, आप एक इंजीनियर थे, आपने इंजीनियरिंग की सर्विसेज दी यहाँ पे, या फिर आप आर्किटेक्ट थे, आपने आर्किटेक्चर सर्विसेज दी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कंसीडरेशन ली होगी ना आपने, आपने कोई फ्री में थोड़ी ना काम किया है। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जब सर्विसेज देती है वो एग्जम्प्ट होती है, वो चैरिटी करती है, लेकिन आपने थोड़ी ना चैरिटी की है, तो ये टैक्सेबल है। लेकिन अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सर्विसेज एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की है, बाहर से, बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट की हैं, तो ऐसी सर्विसेज जो है वो एग्जम्प्ट होती, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता। ठीक है जी, चलें आगे। सर ऐसा क्यों? कैसा? मतलब अगर इंपोर्ट करे तो टैक्सेबल नहीं है, और अगर यहीं से ले तो टैक्सेबल। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, इंपोर्ट करेगा भी तो टैक्स लगाएगा, टैक्स लगता है आरसीएम के अंदर। हम ये मानते हैं कि आपने सर्विसेज इंपोर्ट की हैं, बाहर से आई हैं, उसको हम महंगा नहीं करना चाहते टैक्स लगा करके, इसलिए हम उसको एग्जम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे रहने वाले किसी पर्सन ने रिलीजियस ट्रस्ट को कोई भी सर्विस दी है किसी भी तरीके की, जैसे डॉक्टर दे देते हैं, तो वो टैक्सेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी हम सर काम फ्री करें। में दिए तो? फ्री में दिए, कंसिडरेशन नहीं है, फिर क्या टैक्स लगाओगे? किसी अमाउंट के ऊपर ही तो टैक्स लगता है दीदी। यस सर। हाँ, अगर
कंसीडरेशन कैश में नहीं है, काइंड में है, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, लेकिन कभी कभी हमने ये भी पढ़ा है कि कंसीडरेशन ना हो बीच में, लेकिन बिजनेस पर्पस हो तो भी टैक्सेबल हो जाती है चीजें। खैर, ये मैं पहले आपको सप्लाई के अंदर पढ़ा चुका हूं बातें, एक बारी उसको रिवाइज कर लीजिएगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, और सुनो, अगर हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, किसके द्वारा? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रेंट पे देता है बिल्डिंग? हाँ देता है, बिल्कुल देता है, और आपने देखा भी हुआ है। रूम रेंट पे देता है, धर्मशाला टाइप्स। और अगर उसका किराया 1,000 रुपए पर डे से ज्यादा हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जम्प्ट होगा अगर उसका रूम रेंट 1,000 रुपए पर डे से कम होता है। सर अभी तो आपने ऊपर कहा था कि हॉस्टल एकोमोडेशन टैक्सेबल होता है, फिर आप एग्जम्पशन क्यों दे रहे हो? एग्जम्पशन दे रहे हैं अगर आपने रूम रेंट पे दिए, कोई धर्मशाला, अब धर्मशाला में आप जाते हो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो ओन की गई होती है, तो वो आपसे ये थोड़ी ना कहते हैं कि सर इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है कि वो पेड धर्मशालाएं होती हैं, जैसे हम बालाजी जाते हैं तो वहां पे धर्मशालाएं होती हैं, लेकिन वो उनके प्राइस फिक्स होते हैं, इससे इससे कम पे नहीं देंगे। तो हमने बोला अगर ये प्राइस 1,000 से कम है तो एग्जम्प्ट, 1,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। अच्छा, एक बात और बता दूं, एंटायर अमाउंट टैक्सेबल या एग्जम्प्ट होता है। यानी कि अगर 1,200 रुपए है उसका किराया, तो ये 1,200 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा मत कर देना 1,200 में से 1,000 रुपए माइनस और 200 रुपए टैक्सेबल, ये इनकम टैक्स नहीं है। समझ में आई बात? या तो रेल में या तो जेल में, या तो टैक्सेबल होगा या फिर एग्जम्प्ट होगा। अच्छा, अब सुनो अगली, ये कम्युनिटी हॉल वगैरह देते हैं, कल्याण मंडपम देते हैं, कल्याण मंडपम देते हैं रेंट पे, कम्युनिटी हॉल देते हैं। आपने किसी धर्मशाला के पास में आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास में गए, सर आपके पास में कम्युनिटी हॉल है ना, जैसे हमारे घर के पास में एक अग्रसेन कम्युनिटी हॉल है, उसको एक पर्टिकुलर जो है, क्या नाम है, कम्युनिटी वो ओन करती है, यानी कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए है, तो वो नॉमिनल से चार्ज लेकर के आपको कम्युनिटी हॉल दे देते हैं। ठीक है, शादी वगैरह के लिए या किसी और फंक्शन के लिए, बर्थडे मनाना हो, या फिर भगवान ना करे किसी का, जैसे कि कोई सत्संग वगैरह होता है किसी की डेथ एनिवर्सरी पे या कुछ भी, तो हमें ना इसमें नहीं पढ़ना कि पर्पस क्या है। उन्होंने आपको कम्युनिटी हॉल किराए पे दिया है और उसका जो किराया है वो 10,000 रुपए पर डे से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो रेंट अगर लेस देन 10,000 पर डे है तो एग्जम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। अच्छा जी, ठीक है सर। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल स्पेस या शॉप्स भी देती हैं रेंट पे। आपने देखा होगा, आप मंदिर वगैरह में जाते हैं कभी कभी, है ना, मंदिर के बाहर कुछ फूल वालों की दुकानें बनी हुई होती हैं, दुकान, पक्की दुकान बनी हुई होती है, जिसका कि ऑर्गेनाइजर कौन होता है, जिसको कि ओनर कौन होता है, मंदिर की चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ही होती है। ऐसे गुरुद्वारा बंगला साहब जाते हैं, वहां पे भी दुकानें हैं, आपने देखी होगी, जहां पे हमें रुमाला जी या फिर प्रसाद, प्रसाद तो खैर अंदर से मिलता है, अपना क्या नाम है, फूल माला वगैरह सब चीजें मिलती हैं, पूजा सामग्री वगैरह मिलती है। तो अगर इस शॉप का रेंट जो है वो 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, पर मंथ बोला मैंने, यहां पर डे नहीं लिख देना, ये दोनों में 10,000 है लेकिन एक पर डे है और एक पर मंथ है। तो पर मंथ से ज्यादा है अगर शॉप का किराया, तो ये क्या हो जाएगी सर? टैक्सेबल हो जाएगी, अदरवाइज एग्जम्प्ट हो। ठीक है जी। और सुनो, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने बोर्डिंग और लॉजिंग की सर्विसेज दी है, जैसे ओल्ड एज होम होते हैं ना सीनियर सिटीजन के लिए, तो वहां पे आपको लगता होगा फ्री ऑफ कॉस्ट रह लेते हैं, ऐसा नहीं होता, फैमिली से पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो अगर वो
जो चार्जेस हैं वो 25,000 रुपए पर मंथ से कम है तो एंटायर सर्विसेज आर एग्जम्प्ट अदरवाइज टैक्सेबल। तो हमने क्या बोला, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या दे रही है जी, सर्विस दे रही है बोर्डिंग एंड लॉजिंग की एंड मेंटेनेंस की ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट। सॉरी, मैं ना क्या नाम है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के वे में बोल गया। तो सर्विसेज ओल्ड एज होम वगैरह की दी जा रही है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट तो पढ़ ही रहे हैं हम, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ये सर्विस दी जा रही है। और उसका किराया अगर 25,000 पर मंथ पर मेंबर से, यानी कि मान लो ओल्ड एज होम के अंदर 2 पर्सन है, मान लो किसी के माता या किसी के पिता, मॉम और डैड, तो 25,000 रुपए मॉम का और 25,000 रुपए डैड का। अगर ये सर्विसेज इतने अमाउंट में खरीदी जाती हैं ओल्ड एज होम की तो ये एग्जम्प्ट है, यानी कि 23 में और 23 में तो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर ये सर्विसेज जो होंगी, ये सर्विसेज होंगी 26,000 की या फिर 25,001 रुपया, तो ये टैक्सेबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो ओवर हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर।